नमस्कार, न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात पटना स्मार्ट सिटी की, जिसे बनाने को लेकर लगातार कई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें आपको मंदिरी नाले का विकास किया जाएगा। मंदिरी नाले का शिलान्यास को लेकर के 67 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो खर्च की जानी है। मंदिरी नाला के विकास के मद्देनजर ये तमाम खर्च किए जाने हैं। सड़क की लंबाई जो है 1289 मीटर की होगी। और आपको बताते चलें कि सीएम 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है उनमें मंदिरी नाला भी शामिल है। मंदिरी नाले के बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मंदिरी इलाके के रहने वाले लोगों की तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी मांग आज पूरी होने वाली है। यही वो मंदिरी नाला है, यहाँ तस्वीरों में आप देखिए। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नाले के विकास पर तकरीबन 67.11 करोड़ रुपए जो खर्च होना है, उससे जो सड़क बनाई जाएगी उसका आज शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर 1239 मीटर लंबी यह बनने वाली सड़क मंदिरी निवासी जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। पिछले कई सालों से ये मांग रही थी। अब ये नाला जो है वो इतिहास में बदल जाएगा। अब ये नाला नहीं रहेगा, इस पर सड़क बन जाएगी और इससे जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। क्योंकि इनकम टैक्स गोलंबर हो या डकबंगला चौराहा हो, वहाँ बराबर जाम की समस्या जो है वो लगी रहती है। और इस जाम की समस्या से निजात मिलने के बाद लोग सुकून महसूस करेंगे। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए जगह जगह बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि मंदिरी नाला पर सड़क निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, श्वेता साहू, तमाम जो लोग हैं उनको, जो मंदिरी वासी हैं, वो अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं। एक पुरानी मांग, क्योंकि कई दुर्घटनाएं हुई हैं इसी मंदिरी नाले में। ये नाला जो है बिल्कुल ओपन है, इसमें बाउंड्री भी नहीं है और इस वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं। कई लोग जो है दुर्घटनाओं के शिकार होकर मौत की मुँह में चले गए हैं। और अब आज यहाँ पर इस नाला के शिलान्यास, सड़क के शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण योजना थी बिहार सरकार की, जिसको आज अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद से इसकी शुरुआत करेंगे। जो मंदिरी वासी हैं उन्होंने न्यूज 18 से बात भी की है और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मंदिरी नाला को विकास के लिए, जैसे कि अपना रोड बनेगा, इसको अब ये नाला नहीं रहेगा, ये नाला नहीं रहेगा, सड़क में कन्वर्ट हो जाएगा। सड़क में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके होने से क्या फ़ायदा होगा आपको? इसके होने से ये फ़ायदा हो जाएगी कि ये जितने जो मोहल्ले वासी हैं उन लोग को सबका ये गंदगी से निजात मिलेगी। फ़ायदा होगा मंदिरी वासियों के लिए। चीना कोठी, आपको मंदिरी, चकारम, दुजरा, ये सब आम लोगों के लिए जो आने जाने का रास्ता था वो बहुत सारा सुविधा मिल जाएगी। बाई रोड जाएगी। डाकबंगला में जो जाम की समस्या होती थी, ये समस्या से निजात मिलेगी। कई सालों से मांग था। क्यों मांग रखते थे? मांग था कि इसमें बहुत हमेशा मतलब गाड़ी वगैरह सब गिर जाता था नाला में और उसको अब यूज़ किया जा सकता है। इनकम टैक्स का जो जाम था उससे भी मुक्ति मिलेगा। और बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आज बेहद खास दिन है। जी हाँ, वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर की चाबी सौंपने वाले हैं। देखिए, गरीबों को आज वो आशियाना मिलने वाला है, जिसके लिए उन्होंने लंबा इंतजार किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से योजना का फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो ठेले पर, रिक्शा पर किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। छोटी मोटी दुकान चलाकर लोग गुजर बसर कर रहे थे। पटना में योजना के लाभुकों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। और तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे राज्य में तकरीबन 12,000 से अधिक लाभुकों को आज उनके घरों की चाबी सौंपी जाएगी। और इस वक्त हम एक ऐसे ही घर में पहुंचे हैं जहां लाभार्थी का नाम दशरथ राय है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको 2 लाख रुपए की राशि मदद के तौर पर दी गई थी मकान बनाने के लिए। ये दानापुर नगर परिषद में आता है। ये जो इलाका है नगर परिषद दानापुर निजामत। इस वक्त हमारे साथ दशरथ राय जी मौजूद हैं।
दशरथ राय जी, घर का सपना साकार हुआ आपका सरकार की मदद से? हाँ सर, आप लोग के आशीर्वाद से जो है सर। सरकार की मदद से? हाँ सर, सरकार के मदद से हुआ है। कभी परेशानी हुई पैसे निकालने में? 2 लाख रुपए जो आपको मिले, लेने में परेशानी भी सर? उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो कितने दिनों में मकान बन गया ये? यही साल भर में जो है से बन गया हम लोग। 1 साल में बन गया ये? जी। अब कभी सोचे थे कि अपना घर हो जाएगा? नहीं सर, हम तो नहीं सोचे थे। अब तक कमाने खाने वाला आदमी है। क्या करते हैं आप? हम ठेला चलाते हैं सर। ठेला चलाते हैं जी। और अब पटना में आपका घर हो गया? हाँ सर, पटना में घर हो गया। ये लगता है कि एक सपने के साकार होने जैसा है ये? जी। तो एक तो हो जो हुआ सर, ठीक है हुआ सर, मिला सरकार के तरफ से, तो बहुत इतना मदद हम लोग के गरीब आदमी के हुआ। तो बिल्कुल दशरथ राय जी ठेला चलाते हैं और मकान का सपना जो है इनका साकार हुआ है। इनकी पत्नी है, कितनी खुशी है, मकान बन गया सरकार की मदद से? हाँ सर, हम तो सोचते थे सपना में कि नहीं बनेगा। क्या सोचते थे कि कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे, मड़ाई झोपड़ी दे के रहते थे सर, और उसी में अपना गुजार करते थे। जमीन खरीदे किस तरह से बनाए, सरकार के तौर से कुछ सरकार दिया, कुछ अपना मदद करके बनाए हैं। और सरकार ने 2 लाख रुपए दिए आज आपको? हाँ। अभी तो सर 10-12 घर का पास हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से कुछ तैयार घर हुआ है। अच्छा, तो दानापुर नगर परिषद में ये वार्ड नंबर 34 में सर। 34 में केवल? जी। कितने? और वाकई में दशरथ जी जैसे ही लोग हैं जिन्होंने कभी अपना घर होने का सपना नहीं देखा था और उनके सपने को एक आकार मिला है, वह सपना साकार हुआ है सरकार की मदद से। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राष्ट्रगीत के विरोध पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अगर किसी को कोई आपत्ति है, कोई विरोध है, तो लिखित तौर पर अगर ये विरोध आता है तो इसे आचार समिति पर विचार के लिए जरूर भेजा जाएगा। हालांकि नसीहत देते हुए उन्होंने अख्तरुल ईमान को ये जरूर कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और उसके बाद दल या उसकी विचारधारा। समापन हुआ, उसमें राष्ट्रगीत की नई परंपरा की आपने शुरुआत की समापन अवसर पर, लेकिन उसमें MIM के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने इसका विरोध किया है। कैसे देख रहे हैं इसे? राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र हमारा प्रथम होना चाहिए, दल बाद की चीज़ है। राष्ट्र के आगे दल और अपना कोई भी व्यक्तिगत हित या स्वार्थ सर्वोपरि नहीं हो सकता। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की ये कर्तव्य और जिम्मेवारी है कि राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के प्रतीक, राष्ट्र के ज्ञान के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। आपने एक नई परंपरा की शुरुआत की, लेकिन उसका जो पालन नहीं कर रहा है, आपको लगता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? कि बहुत सारे विधायक हैं जो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, उनको निलंबित करना चाहिए। देखिए, हमने सदन के अंदर देखा कि सभी माननीय विधायक ने सम्मान में उठ करके राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को गाया। और इस तरह के वक्तव्य अगर जो संज्ञान में आएगा, कोई लिख कर देंगे, तो फिर आचार समिति है वो विचार करेगी इस पर। जी, कई विधायक जो हैं जो कि लिख कर देने के लिए तैयार हैं, कहते हैं कि स्पीकर साहब को हम लिख करके देंगे, क्योंकि सदन के बाहर आकर उन्होंने जो बयान दिया मीडिया में, न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, उसके बाद कई विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं जो कि लिख कर देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपके सामने आता है तो आप उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे? मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक समिति है और उस कमेटी के अंदर में आचार समिति है जो विधायकों के आचार विचार पर पूरी तरह से संज्ञान लेता है, और आएगा तो हम जरूर रेफर करेंगे और उसके रिपोर्ट पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। और सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमितेश, जिस तरीके से अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत को लेकर के विरोध जाहिर किया, उन्होंने कहा कि संवैधानिक कोई बाध्यता नहीं है और इसलिए इसे गाऊं या ना गाऊं ये मेरी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कानून के जानकार कहीं, संविधान के दायरे कहीं और राष्ट्रहित की बात करें तो ये कहां तक उचित नजर आता है और इसे लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं विजय सिन्हा, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई विधायक इसकी लिखित शिकायत करता है तो उस पर हम संज्ञान लेंगे, और आचार समिति है जो कि विधायकों के आचार व्यवहार पर निर्णय करती है, उसको देखती है। तो उनकी शिकायत होने पर किसी विधायक की तरफ से अगर लिखित में शिकायत आता है
तो उसको हम जांच कराएंगे, आचार समिति के सामने भेजेंगे और आचार समिति की रिपोर्ट जो होगी उस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। यानी आचार समिति अगर ये पाती है कि अख्तरुल ईमान का जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है गलत है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बिहार विधानसभा स्पीकर ने कहा है और कई बीजेपी के विधायक हैं, मेरी बात हुई संजय सरावगी से, कुमार शैलेंद्र है, उनसे बात हुई, सबका कहना है कि राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए अख्तरुल ईमान के ऊपर, इनका निलंबन होना चाहिए विधानसभा से और हम लोग लिखित में शिकायत करेंगे बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा से। तो निश्चित रूप से ये मामला काफी गंभीर है और जिस तरह से राष्ट्रगीत को लेकर के उन्होंने अपना विरोध जताया है उस पर बिहार विधानसभा के स्पीकर जो है वो भी काफी गंभीर है, लेकिन उनका कहना है कि लिखित में शिकायत आएगी तो आचार समिति के सामने भेजेंगे और आचार समिति की रिपोर्ट के बाद हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और मंगोलिया से आए 23 सदस्यीय शिष्टमंडल में से एक सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि जब उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलें कि ये 23 सदस्यीय शिष्टमंडल जो कि इस वक्त बोधगया में पूजा अर्चना करता नजर आया, गुरुवार को ये मंगोलिया का शिष्टमंडल पहुंचा था। एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में एक सदस्य की जो रिपोर्ट है वो इंक्लूसिव रिपोर्ट आई थी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिपोर्ट ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, जिसके बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है। इस आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ओमिक्रॉन के मद्देनजर उनके सैंपल्स लिए गए हैं। हालांकि बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वक्त सैंपल को जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन इस खबर के सामने आने के साथ ही दहशत जरूर है, लोगों में हड़कंप जरूर मच गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर क्या सावधानी अब भी बरतती जानी चाहिए। और इस वक्त ये रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक ये शंका सबके जहन में। अगली खबर बांका से है, जहां पर एक महिला की पिटाई का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। इस महिला को बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए इस महिला को बेरहमी से पीटा गया। शुक्रवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक देवर लाठी डंडे से अपनी भाभी पर ही ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दरअसल गोपाल पासवान और उनके भाई के बीच 80 डिसमिल जमीन का विवाद चल रहा है और इसी जमीन के विवाद में गोपाल पासवान की तरफ से धान की कटाई की गई। इस बात की खबर जब उनकी भाभी बिजली देवी को लगती है। बिजली देवी विवादित जमीन पर पहुंची और गोपाल पासवान का विरोध उन्होंने किया, जिसके बाद गोपाल पासवान ने लाठी और डंडे से अपनी भाभी की पिटाई की और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। फिलहाल बांका पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली है और जल्द ही आरोपी गोपाल पासवान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। खबर सिवान से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आज अहले सुबह एक स्कॉर्पियो जो बेतहाशा सड़क पर दौड़ रही थी वो एक घर में जाकर घुस जाती है, जिस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो की रफ्तार कहीं ज्यादा थी और इसने नियंत्रण खोया और घर में जाकर ये घुस गई। ड्राइवर और खलासी हालांकि यहाँ से जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद लोग थे उनके साथ फरार बताए जा रहे हैं। पिता और पुत्री की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोग इस घटना के बाद से बेहद आक्रोशित थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में ले लिया और फरार लोगों की तलाश की जा रही है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें पिता और एक पुत्री मतलब देहांत हो गया उनका। गाड़ी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी। यहाँ की प्रशासन या फिर पूरे बिहार की प्रशासन केवल सिर्फ और सिर्फ दारू में लगी हुई है, जिसके चलते सभी लोग गाड़ी फास्ट चलाते हैं। यहाँ जो भी 2 लोग मरे हैं वो परिवार के मुखिया थे, उनके ही चलाने से पूरा परिवार चलता था। इनका अभी ठीक से घर नहीं है, करकटनुमा घर है। उनकी परिवार की जीविका आजीवन कैसे चलेगा ये भगवान ही जानते हैं। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं उनके परिवार को और भी जो घायल हैं उनको अच्छा से अच्छा उपचार दें और उनके परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा देने का प्रयत्न करें।
वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई है। इस हादसे में मां और बेटे की मौत हुई है, जबकि पति और एक बेटा बाल बच गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर इस सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला। हालांकि बाल पति और एक बच्चा बचा है। मामला समस्तीपुर के बंगरा थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास की है। तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में ये बाइक आती है, जिसमें मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। तो क्या घटना घटी है, कैसे दो लोगों की मौत हुई है? ये बंगरा थाना अंतर्गत कोटिया बाजार में बाइक सवार आ रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी और 2 महीने का बच्चा का डेथ हो गया और उनका पति बिल्कुल सही सलामत है। कंटेनर से ये एक्सीडेंट हुआ है। अगली खबर समस्तीपुर के रोसड़ा से, जहां पर एक नवविवाहिता को दहेज लोभियों ने जलाकर मारा। हालांकि इसे छुपाने की कोशिश भी दहेज लोभियों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को लग जाती है, जिसके बाद जले शव को बरामद किया गया है। लड़की का नाम काजल कुमारी बताया जा रहा है। हालांकि उसके 1 साल के दुधमुहे बच्चे को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये बच्चा कहाँ है। हाँ, और इस वक्त ये जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर लगातार डिमांड की जा रही थी। दहेज लोभियों ने इस नवविवाहिता की हत्या की और उसके बाद साक्ष्य को छिपाने के लिए इसके शव को जलाया जा रहा था। गन्ने के खेत में जले शव को बरामद भी किया गया है। अब पुलिस अपनी तहकीकात और छानबीन में जुट चुकी है। महिला बेगूसराय की चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पति और ससुराल वाले आए दिन दहेज को लेकर इस महिला की पिटाई कर रहे थे। दहेज की डिमांड की जा रही थी। हालांकि हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। 15 दिन में हमारा बेटी आया है। कल सुबह को फोन किया कि पापा वो निकाल लिए, हमरा बर्तन नहीं दे रहे, तो हमारे बेटा भूख मर कर लिए। बेटा 2000 के बर्तन आरो किन के तो मेहमान के भेज देवा, तकर बाद कल के माँ से बात करवा, तकर बाद देखे तेजी से बात रहे। बाप रे बाप। प्रशासन के साथ हम लोग जब गए तो कुछ टुकड़े में एक आध जगह जले हुए वो जो जला था, कुर्ती पहनती थी, कुर्ती का वो टुकड़ा मिला और जगह पर मान लीजिए कहीं खुला हुआ चप्पल मिला। हम लोगों को आभास हुआ, तब अगल बगल में मतलब लोगों से पूछे काफ़ी जी इस ऐसे में कैसे लोग आपके गांव में शादी करेगा, इस ढंग की घटना। तो कहीं से कहना फूसी हुई जी लाश इसी अगल बगल में ईख के खेत में है। लाश जो है रमेश शर्मा के घर से 50 मीटर पीछे जो है उससे वहाँ से बरामद हुए, खेत से। और महिला के बच्चे भी थे, वो कहाँ? बच्चे का पता नहीं है अभी तक, वो लोग कहाँ रखे नहीं रखे कि मार दिए, इसका कुछ अभी तक पता नहीं चला है बच्चे कहाँ हैं। हम लोग तभी तक देखे कि इसको आग लगा कर मारा हुआ शौक पाए हैं, जला हुआ। इसके आगे क्या सच्चाई ये हम नहीं बता सकते। और अब बात खाद की किल्लत की, जिस खाद की वजह से किसान बेहद परेशान है। भभुआ की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस भभुआ में पहले सुबह से यहाँ पर भी किसान जो हैं वो कतारों में आकर लग जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि खाद मिल पाएगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। इन लोगों से इनकी परेशानी को जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अभिनव ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं भभुआ बाजार इनको में और यहाँ सुबह से ही किसानों की लंबी लाइन लगी पड़ी है, जो खाद की समस्या जिनके बहुत दिनों से झेल रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ सुबह से ही बहुत सारे लोग खाद लेने के लिए लंबी लाइन लगाए पड़े हैं। कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ महिलाएं हैं, जो सुबह से ही समस्या को फेस कर रहे हैं। और लोगों का कहना ये भी है कि हमें बढ़िया खाद नहीं मिल रहा है, किसी को 1 बोरा मिल रहा है, किसी को 2 बोरा मिल रहा है। आइए बात करते हैं लोगों से क्या समस्या है और क्या उनका कहना इस बारे में। क्या चाहते सरकार के, क्या समस्या बा? काहे खातिर खड़ा बनी है? खाद खातिर खड़ा बन गया, लेकिन खाद हमके सुबह है कि खड़ा बन गया, लेकिन खाद अभी मिलत नहीं है। का चाहता नहीं? का चाहत बनी? खाद हमने के सरकार ऐसा करे कि बढ़िया हमके खाद दे कि हमके समस्या कुछ कम हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं बाजार के सागरपुर में और यहाँ लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, जो बीते बहुत दिनों से लोग समस्या को फेस कर रहे हैं। और लोगों से हमने बात किया, सबका एक ही समस्या है, लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है समय पे। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव।
तो वहीं खाद की कमी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा, इस कमी को दूर भी कर दिया जाएगा। हालांकि कालाबाजारी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर के भी लगातार कार्रवाई सरकार के स्तर पर जारी है। शुरुआती दौर में यूरिया की किल्लत थी, लेकिन अब यूरिया की किल्लत नहीं है। डीएपी के बारे में ज़रूर थोड़ी कमी की खबर आ रही है। तो संबंधित जो अधिकारी हैं या सरकार की ओर से जो कोशिश हो सकती है उसमें लोग लगे हुए हैं, और आपूर्ति चूँकि बाहर से उसकी होती है इसलिए कई बार ऐसी स्थिति आती है, लेकिन तत्काल परेशानी ज़रूर है, बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा। तो जम्मू में केंद्रीय टीम के दौरे के बाद लगातार तमाम अस्पतालों में क्या सुविधाएं हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो या फिर दूसरे किसी भी तरह के ऑपरेशन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से देखने और मॉनिटरिंग की शुरुआत कर दी गई है। हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने जायजा लिया है, क्या पाया उन्होंने आप भी देखिए। स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी के लिए केंद्रीय और राज्य की टीम के दौरे के बाद अब जमुई जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बात की में जुट गए हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा जिले के सरकारी अस्पतालों में मिले। जैसा कि निर्देश दिया गया है कि जिले के तमाम सरकारी अस्पताल, जो प्रखंड के सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी अब लोगों को समुचित इलाज की व्यवस्था हो, खास करके जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो उनका देखभाल हो, उनकी दवाइयाँ वहाँ दी जाए। और इसके साथ ही जो जिले के सदर अस्पताल के अलावा प्रखंड के अस्पतालों में भी बेहतर पैथोलॉजी व्यवस्था के लिए कि वहाँ पर खून की जांच के लिए मरीजों को परेशान ना होना पड़े, तमाम जगह जांच की सुविधा बहाल हो, लीवर और किडनी कितना फंक्शन कर रहा है किसी मरीज का उसकी भी जांच हो, यह केंद्रीय टीम ने निर्देश दिया है। और जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। कोविड का असर कम होने के साथ ही अब इसकी तैयारी में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। खास करके निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी अस्पतालों में ब्लड प्रेशर की जांच हो, रक्तचाप की जांच हो, और जिन मरीजों को उससे संबंधित परेशानी है तो उन्हें वहीं उनका दवाई भी मिले। कहने का मतलब कि वो मरीज ब्लड प्रेशर को लेकर किसी निजी क्लिनिक में ना जाए या फिर वो परेशान होने के लिए सदर अस्पताल ना जाए, स्थानीय स्तर पर ही उनका व्यवस्था हो जाए और जांच की व्यवस्था हो, किडनी और लीवर के फंक्शन कितना कर रहा है उसकी व्यवस्था हो। कहने का मतलब कि केंद्रीय टीम के दौरे के बाद जो 22 नवंबर से 26 नवंबर तक हुआ और फिर 27 नवंबर को बैठक हुआ, उसके बाद यह निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी प्रखंड स्तर के सरकारी अस्पतालों में भी किडनी लीवर फंक्शन की जांच और साथ ही पैथोलॉजिकल और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको समुचित इलाज मिले, व्यवस्था हो, इसका समुचित उपाय में जिला प्रशासन जुट गई है। जल्द ही यह इंतज़ाम हो जाएगा और कुछ ही दिनों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर इस वक्त नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में तमाम इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसे लेकर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर लोगों को वैसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े जो कोरोना के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के तौर पर लोगों ने उठाई थी, और इसीलिए तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। आपको बताते चले कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए सारी व्यवस्था की गई और समय रहते मरीजों को इलाज मिल सके, तैयारियों की अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिषेक। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम दिखा दें कि जिस तरह से जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो दस्तक दे चुकी है भारत में, उसके बाद स्वास्थ्य महकमा काफ़ी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर दिखा दें कि जो है ये जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर नालंदा के अलावे नवादा, शेखपुरा जिले के भी जो भी मरीज़ हैं यहाँ पर भर्ती कराए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। पिछले बार भी कोरोना के समय यहाँ पर भारी संख्या में मरीजों की तादाद काफ़ी थी और यहाँ पर लोग इलाज कराए थे और कई लोग इलाज कराकर घर पहुँचे थे। और यहाँ पर जो है था पिछले बार ऑक्सीजन की कमी देखा गया था, लेकिन इस बार जो है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके लिए 20,000 लीटर का जो है ये देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाया गया है। और यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है, एक तरह से कहा जाए तो पिछले बार की तुलना इस बार व्यवस्था अधिक होगी और यही कारण है
कि जो यहाँ पर जो 3 जिले के लिए यहाँ पर जो मरीजों की व्यवस्था की जाती है समुचित इलाज के लिए, वहाँ पर यहाँ तैयारी चल रही है। व्यवस्था है, ऑक्सीजन प्लांट है, वो बाहर से आता था, व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था हो गया तो इसी से चालू है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।